गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन। In chapter 8 and 9 we have learned about the motion of object and force as the cause of motion. We have learned that a force is needed to change the speed or direction of motion of an object. We always observe that an object dropped from a height falls toward the earth. We know that all the planets go around the sun. The moon goes around the earth. In all these cases, there must be some force acting on the object, the planet, and on the moon. Isaac Newton could grasp that the same force is responsible for all these. This force is called the gravitational force. In this chapter, we shall learn about gravitational and the universal law of gravitation. We shall discuss the motion of object under the influence of gravitational force on the earth. We shall study how the weight of a body varies from place to place. We shall also discuss the condition for object to float in liquid. इससे पहले चैप्टर 8 और 9 में हमने पढ़ा था व्हाट इज मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें फोर्स लगता है। ठीक, फोर्स एज द कॉज ऑफ मोशन, फोर्स के कारण ही मोशन हो रहा था। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि फोर्स से स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे थे। ये भी हमने देखा कि अगर कोई चीज़ हम उसको ड्रॉप करते हैं एक हाइट से तो हमेशा अर्थ पर ही आती है। ठीक है, अर्थ पे फॉल होगी। ठीक, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रैप करते हैं तो हमेशा ट्रैप कहाँ होगी, अर्थ पे ही फॉल होगी। अब हमने देखा कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। सन के अराउंड कौन रोटेट करते हैं, प्लैनेट, और मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। अब हमने देखा कि कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा जिसके कारण ये प्लैनेट्स और मून्स रोटेट कर रहे हैं, वरना क्या हो, ये गिर जाए। जैसे एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं तो वो अर्थ पे आ जाता है, तो मून भी कहाँ जाता है, हमारे अर्थ पे। पर ऐसा नहीं होता। तो न्यूटन ने ये ग्रास्पिंग की। उन्होंने बताया कि इन सब पे एक ही फोर्स लग रहा है। जितने भी प्लैनेट, अर्थ, मून ये सब रोटेट कर रहे हैं, इन सब पे एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इनके मोशन में। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड जब लिक्विड में हम किसी ऑब्जेक्ट को सिंक करते हैं तब क्या फोर्स लगता है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन। We know that the moon goes around the earth. An object when thrown upward reaches a certain height and then fall downward. It is said that when Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. The fall of the apple made Newton start thinking. The thought that if the earth can attract an apple, can it not attract the moon? Is the force the same in the both cases? He conjectured that the same time of force is responsible for in both the cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls toward the earth instead of going off in a straight line, so it must be attracted by the earth. But we do not only see the moon falling toward the earth. अभी हम ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा कि मून अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। ठीक, लेकिन अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, जब उसको सर्टेन हाइट से फॉल करते हैं तो वो अर्थ के नीचे डाउनवर्ड ही आता है। तो ऐसे कहा भी जाता है कि न्यूटन एक एप्पल के ट्री के न्यूटन सिट थे अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे अंडर अ ट्री बैठे हुए थे। एकदम से एक एप्पल उनके
सिर पे फॉल हुआ, गिरा। तब उन्होंने सोचना शुरू किया कि एप्पल हमेशा नीचे ही क्यों आया, डाउनवर्ड ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। तो न्यूटन की थिंकिंग यहाँ से शुरू हो गई। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि अगर न्यूटन ने जब सोचा कि अर्थ एप्पल को तो अट्रैक्ट कर लेती है, तो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती। जब वो एप्पल अट्रैक्ट करके कोई फोर्स लग रहा है जिससे एप्पल नीचे आ गया, तो कोई फोर्स लगना चाहिए कि मून भी नीचे आ जाए, पर ऐसा नहीं होता, मून कभी नीचे नहीं आता। तो कुछ न कुछ तो ऐसा है कि मून हमारा एक रोटेट कर रहा है और एप्पल नीचे आ रहा है। इन्होंने आर्ग्यूड किया कि हर पॉइंट पे, एक ऑर्बिट के हर पॉइंट पे मून को एक फोर्स, द मून फॉल्स टूवर्ड द अर्थ इंस्टेंट ऑफ गोइंग ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन, सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। अगर वह एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो मून क्या कर लेती, उसको अट्रैक्ट कर लेती, पर मून एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि एक ऑर्बिट में चल रहा है। ऑर्बिट पे चल रहा है, इसीलिए इस पे फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने एक एक्टिविटी की, देखी। लेट अस डू वन एक्टिविटी। क्या किया, टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्रिल इट राउंड एज शोन इन फिगर 10.9. नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड, अगेन रोटेट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। हमने एक स्टोन लिया, उसको ऐसे थ्रेड से टाई कर दिया और इसको ऐसे सर्कल में रोटेट किए। उसके बाद हमने क्या किया, इस थ्रेड को स्टोन से रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने स्टोन को मूव कराया। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ with a certain speed and changes velocity at every point. The change in between involves change in velocity or acceleration. The force that causes this acceleration and keep the body moving along the circular path is acting toward the center. This force is called the centripetal, meaning center seeking force. देखिए, जब हमने इसको थ्रेड से टाई किया था और इसको सर्कुलर मूव करा रहे थे तो इसके हर पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा था। अब क्या था, जब इसको हम सर्कुलर करवा रहे थे तो एक ये स्पीड से और एक एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा था। इसकी स्पीड थी, ठीक है, और ये अपना डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा था। जब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा था तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही थी, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा था, तो डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज कर ले रहा था। अब इस पर एक फोर्स लग रहा था, ठीक इसी फोर्स के कारण, द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन, इसी फोर्स के कारण इस पे क्या लग रहा था, एक्सेलरेशन लग रहा था। फोर्स इक्वल टू ma होता है, ठीक, तो फोर्स उसमें क्या कहते हैं, मास और एक्सेलरेशन दोनों पे डिपेंड करता है। द फोर्स दैट कॉज, फोर्स क्या कॉज कर रहा था, द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड, अब फोर्स ने क्या किया, एक्सेलरेशन कॉज किया, इसी कारण ये क्या हो गया, हमारा मूव कर रहा था थ्रेड। अब सर्कुलर पाथ में जब ये स्टोन मूव कर रहा था तो इस पर एक फोर्स लग रहा था टूवर्ड द सेंटर, इस पर एक फोर्स लग रहा था। तो ये फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स होता है सेंट्रल सीकिंग फोर्स। जब हम इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहे थे तो हर बार ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा था और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा था, वेलोसिटी चेंज कर रहा था। वेलोसिटी चेंज क्यों कर रहा था, एक्सेलरेशन क्यों लग रहा था, क्योंकि इस पे फोर्स लगा था। फोर्स के कारण ये क्या कर रहा था, अपनी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी चेंज कर रहा था। अब हमने देखा कि इसके सेंटर, टुवर्ड द सेंटर, इस पर एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से लग रहा है, तो सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस, the stone flies off along a straight line. This straight line will be
आर टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। अब देखिए, अगर हमने अब इसको क्या किया, थ्रेड को हटा दिया और हमने स्टोन को मूव किया, तो स्टोन कैसे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन ही हमारा एक सर्कल का ही टेगमेंट है, ठीक है। द स्ट्रेट, अब देखिए, टेगमेंट टू अ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड only one point is called a tangent to the circle. Straight line ABC is a tangent in the circle at point 8. देखिए, tangent क्या होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे किसी सर्कल को टच करे, मीट करे। सिर्फ कहाँ पे मीट हो रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे। तो जब हम इसको सर्कल पे मूव करा रहे थे स्टोन को, तो ये इसका सर्कुलर पाथ था। जब हमने इसको डायरेक्ट बिना थ्रेड के इसको हम कराया, थ्रेड ने मूव कर दिया, तो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। तो स्ट्रेट लाइन भी क्या है, हमारा एक टेगमेंट है सर्कल का। और टेगमेंट क्या हो गया, सर्कल्स से मीट होती हुई ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट से सर्कल को टच करे। यहाँ पर ABC क्या हो गई, इस सर्कल की टेगमेंट, क्योंकि सिर्फ इस पॉइंट पे ये इसको मीट कर रही है, बाकी कहीं मीट नहीं कर रही। द मोशन ऑफ एन मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। इफ देयर इज नो सच फोर्स, द मून वुड परस्यू अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जो हमारा जो मून है वो मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ के चारों ओर। क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पे क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। जब अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है फोर्स से, तो इसके यहाँ पर क्या लग रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो मून क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लगेगा। It's seen that a falling apple is attract toward the earth. Does the apple attract the earth? If so, we do not see the earth moving toward an apple. Why? तो जब एप्पल जमीन पे गिरा तो हमने क्या देखा कि एप्पल तो नीचे गिर रहा है, लेकिन हमने उसको अट्रैक्ट करते हुए नहीं देखा कि कैसे अर्थ ने उसको अट्रैक्ट किया। लेकिन जब मून को अर्थ अट्रैक्ट करती है तो हमको दिखाई देता है। हमने क्या देखा कि अर्थ ने एप्पल को अट्रैक्ट कर लिया। क्या कभी ऐसा होता है कि एप्पल अट्रैक्ट करे अर्थ को? We do not see the earth moving toward an apple. Does the apple attract the earth? हमने कभी भी एप्पल को अर्थ के मूव करते या अर्थ को एप्पल की तरफ मूव करते नहीं देखा। ऐसा क्यों? मतलब क्या है, उसने कहा कि हमको ये दिख रहा है कि मून पर एक फोर्स लगा रही है अर्थ, इसी कारण वो क्या कर रहा है, अराउंड मूव कर रहा है। लेकिन एप्पल पे भी तो एक फोर्स लगाया तो एप्पल नीचे आ गया, तो एप्पल क्यों नहीं हमको रोटेट होता दिख रहा है, ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, for a given force, acceleration is inversely proportional to the mass of an object. The mass of an apple is negatively small compared to that of the earth, so we do not see the earth moving toward the apple. Extend the same argument for why the earth does not move toward the moon. तो देखिए, फर्स्ट लॉ क्या था, मोशन का फर्स्ट लॉ क्या था? मोशन का फर्स्ट लॉ था कि हर जो जैसा है वैसे रहना चाहता है। सेकेंड लॉ क्या था हमारा? जो सेकेंड लॉ था वो कहता था कि फॉर अ गिवन फोर्स एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो जो एक्सेलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मास के, मतलब मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो मास कम। तो क्या बोल रहा है कि मास और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा ही। लेकिन तो थर्ड लॉ बोलता है, वो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। और सेकंड, हमारा जो सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स एक्सेलरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। जो हमारा F है, F इक्वल टू एम ए, तो M हमारा क्या है, यहीं रह गया, ये A यहीं रह गया और F अपॉन M। तो एक्सेलरेशन मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मास घटेगा, मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो एक्सेलरेशन हमेशा मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। तो मास, अब जो एप्पल का जो मास था वो अर्थ के मास के सामने नेग्लिजिबल था, इसीलिए हम कभी भी वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड द एप्पल, इसीलिए हम कभी भी अर्थ को एप्पल के टुवर्ड मूव करते नहीं देखते। इसी तरह अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून, मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, पर अर्थ कभी भी टुवर्ड द मून रोटेट करते हमको नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि मास और एक्सेलरेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो जिसका मास ज़्यादा होगा वही क्या होगा, क्योंकि बाकी क्या हो जाएगा, इतने कम नेग्लिजिबल हो जाएगा, मास इतना कम है एप्पल का अर्थ के सामने कि वो उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन बिल्कुल कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं होता कि एप्पल के टुवर्ड अर्थ मूव करे।